नमस्कार साथियों, एस्पिरेंट आईएएस पर आपका स्वागत है। अंडरस्टैंड योर एनसीईआरटी की इस हमारी सीरीज में आज हमारा तीसरा चैप्टर है। पिछले दो वीडियो में हमने कक्षा 9 की एनसीईआरटी भूगोल विषय के एक तथा दो चैप्टरों को काफ़ी विस्तृत रूप में देखा और उन्हें समझने का प्रयास किया। इसी कड़ी में आज का हमारा तीसरा चैप्टर है, जिसे आज हम अत्यधिक विस्तृत तरीके से देखने का प्रयास करेंगे। यदि आपने पिछले दो चैप्टर को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहाँ पे जाकर आप आगे के दो चैप्टर को देखिए, उसके बाद इस चैप्टर को देखिए, जिससे एक लिंक बना रहे और टॉपिक को समझने में आपको काफ़ी आसानी हो। तो चलिए चलते हैं आज के अपने टॉपिक पर। कक्षा 9 की एनसीईआरटी भूगोल का तीसरा जो अभ्यास है वह है अपवाह, ड्रेनेज सिस्टम जिसको बोलते हैं। इस संपूर्ण चैप्टर में हम भारत के सभी नदियों, उनकी सहायक नदियों, उनके द्वारा प्रवाहित क्षेत्रों आदि के बारे में जानने का प्रयास करेंगे तथा यह भी जानेंगे कि कौन कौन सी नदियां भारत की प्रमुख तथा उनकी कौन सी सहायक नदियां हैं और वह किन क्षेत्रों में प्रवाहित होती हैं। तो चलिए चैप्टर को देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। यह चैप्टर सिविल सर्विसेज प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे डायरेक्ट प्रश्न लगातार पूछे जाते रहे हैं, जिसमें प्रमुख नदियों तथा उनकी सहायक नदियों के उद्गम स्थल से संबंधित हो या उनके प्रवाह क्षेत्र से संबंधित हो, इस तरह के स्टेटमेंट प्रारंभिक परीक्षा में देते आ रहे हैं। अतः इन सभी जानकारियों को एक सिस्टमैटिक तरीके से हम जानने का प्रयास करेंगे और उन्हें समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। सर्वप्रथम हमें यह समझना होगा कि यह अपवाह क्या है। जो अपवाह शब्द हमारे सामने जैसे ही हमने चैप्टर को खोला वह आया, जो कि चैप्टर का शीर्षक है, तो हमें यह समझ लेना अत्यंत आवश्यक होगा कि अपवाह क्या है, ड्रेनेज क्या होता है। अपवाह शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है, यानी कि किसी क्षेत्र में नदी तंत्र से तात्पर्य सिर्फ एक नदी से नहीं है, वहाँ की जो प्रमुख नदी है और उसकी जो सहायक नदियां हैं वह सभी मिलकर एक तंत्र बनाती है। अर्थात एक प्रमुख नदी और उसकी समस्त जो सहायक नदियां होती हैं उससे मिलकर जो एक क्षेत्र विशेष में तंत्र बनता है, उसी को हम अपवाह कहते हैं। तो अपवाह से हमारा तात्पर्य एक ऐसा क्षेत्र जिसमें संपूर्ण नदी तंत्र की व्याख्या की जाती है। भारत के भौगोलिक मानचित्र को देखिए, आप पाएंगे कि विभिन्न दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं आकर एक साथ मिल जाती हैं तथा एक मुख्य नदी का निर्माण करती हैं। यानी कि कई स्थानों से छोटी छोटी धाराओं के रूप में नदियां निकलती हैं और एक क्षेत्र में आकर एक धारा से मिल जाती हैं, जिससे एक बड़ी तथा मुख्य नदी का निर्माण होता है। अंततः इनका निकास, यानी कि जो बड़ी नदी बनती है उनका निकास एक बड़े जलाशय जैसे झील, समुद्र या महासागर में होता है। एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे एक अपवाह द्रोणी कहते हैं। ध्यान देने योग्य बात है, जैसे कुछ छोटी छोटी नदियां किसी क्षेत्र से निकलती हैं तथा वे सभी मिलकर एक बड़ी नदी का निर्माण करती हैं और वह बड़ी नदी अंत में जाकर किसी बड़े जलाशय जैसे झील आदि से मिल जाती है। इन सभी नदियों द्वारा जो एक तंत्र बनता है, इन सभी नदियों द्वारा जो एक क्षेत्र कवर किया जाता है, उस संपूर्ण क्षेत्र को अपवाह द्रोणी कहा जाता है। यानी कि जिस भी क्षेत्र में प्रमुख नदी तथा उनकी सहायक नदियां जिस भी क्षेत्र को कवर करती हैं उसे अपवाह द्रोणी कहा जाता है। मानचित्र का अवलोकन करने पर पता चलता है कि कोई भी ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत, उच्च भूमि दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती है। इस प्रकार की उच्च भूमि को जल विभाजक कहा जाता है। यहाँ पर यह समझने की कोशिश हम करते हैं कि यदि कोई ऊंचा चीज जैसे कोई पहाड़ी हो गया या कोई पठार हो गया या कोई पर्वत ही हो गया,
यदि वह अपने आसपास की दो जो अपवाह द्रोणियां हैं उनको अलग करता है, एक अपवाह द्रोणी उसके इस तरफ और एक अपवाह द्रोणी उसके उस तरफ अगर हो, तो उस जो बीच का उठा हुआ क्षेत्र होता है उसे जल विभाजक यानी वाटर शेड बोला जाता है। जैसे इस डायग्राम में हम देखते हैं कि ये जैसे संपूर्ण क्षेत्र है, इसमें ये दो प्रकार के जो अपवाह द्रोणियां हैं, एक ये हो गई और एक इधर साइड में, इनके बीच में हम देख पा रहे हैं कि एक ऊंचा हुआ क्षेत्र है जो जल विभाजक के रूप में दिख रहा है। यानी कि ये देखिए, ये जो ऊंचा हुआ क्षेत्र है यह जल विभाजक है, यह दो द्रोणियों को अलग कर रहा है, तो इसे हम वाटर शेड बोलते हैं। प्रारंभिक परीक्षा यूपीपीसीएस 2023 में इसी शब्द को लेकर डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, प्रीवियस ईयर पेपर में आप इसे देख भी सकते हैं। तो वाटर शेड को हम लोग जल विभाजक को अच्छे से समझ लेते हैं। जो ऊंचा हुआ कोई भी आकृति, ऊंचा हुआ कोई भी स्थलाकृति जो दो प्रमुख नदियों को अलग करता हो, यानी कि जो दो प्रमुख नदियों को कोई भी उठी हुई आकृति अलग करती है, उसे ही हम वाटर शेड बोलते या जल विभाजक बोलते हैं। विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी अमेजन नदी है। ज्ञात है अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है और इसका जो अपवाह क्षेत्र है, जिसकी अपवाह द्रोणी है, वह विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी है। याद कीजिए कि भारत में किस नदी की अपवाह द्रोणी सबसे बड़ी है। यह आप ज्ञात कीजिए कि भारत में किस नदी की अपवाह द्रोणी यानी कि जो उसका विस्तार क्षेत्र है वह सबसे ज्यादा है। चलते हैं आगे, भारत में अब अपवाह तंत्र को देखते हैं। अपवाह तंत्र को हमने पहले ही समझ लिया है कि नदियों का जो तंत्र होता है उसी को हम अपवाह तंत्र बोलते हैं। एक मुख्य नदी तथा उसकी जो समस्त सहायक नदियां होती हैं उनसे संबंधित जो भी हम व्याख्या करेंगे उसी को हम अपवाह तंत्र या नदी तंत्र कहते हैं। तो आइए अब भारत के हम नदी तंत्र को समझने का प्रयास करते हैं। भारत के अपवाह तंत्र का नियंत्रण मुख्यतः भौगोलिक आकृतियों द्वारा होता है। किसी भी नदियों का जो नियंत्रण होता है वो भौगोलिक आकृतियों के माध्यम से ही होता है। जिस ओर भौगोलिक आकृतियों का झुकाव होगा, जिस ओर उस भूमि का जो ग्रेडियंट यानी कि प्रवणता ढालान होगी, उसी ओर नदियों का प्रवाह भी होगा। तो अपवाह तंत्र जो होते हैं वो भौगोलिक आकृतियों द्वारा नियंत्रित होते हैं। इस आधार पर भारतीय नदियों को दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। ध्यान देने योग्य बात है कि स्थलाकृतियों के आधार पर, भारत में बहने वाली नदियों की दिशा के आधार पर भारत को दो मुख्य भारत की जो अपवाह तंत्र है, भारत की जो नदियां हैं उसको दो मुख्य वर्गों में हम बांट सकते हैं। पहला है हिमालयी नदी, यानी कि जो नदियां हिमालय से निकलती हैं, और दूसरा है प्रायद्वीपीय नदियां, यानी कि जो प्रायद्वीपीय भाग में बहती हैं। भारत के दो मुख्य भौगोलिक क्षेत्रों से उत्पन्न होने के कारण हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियां एक दूसरे से भिन्न हैं। इनकी जो उत्पत्ति की दशाएं हैं वो अलग अलग हैं। हिमालयी नदियां बर्फीले क्षेत्रों से, ऊंचे स्थानों से निकलती हैं, जिनका उद्गम जो स्रोत होता है वो बड़े बड़े हिमनद यानी ग्लेशियर होते हैं। जबकि जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं वो ये छोटी छोटी पहाड़ियों से निकलती हैं, जिसका जो जल का स्रोत होता है वह कम होता है। तो इनकी जो दशाएं हैं वो अलग अलग हैं, जिसके कारण इन दोनों ही अपवाह तंत्रों में भिन्नता पाई जाती है। हिमालय की अधिकतर नदियां बारहमासी होती हैं, जैसा कि हमने बताया कि इनका उद्गम स्थल बड़े बड़े ग्लेशियरों से होता है जिनमें जल की पर्याप्त मात्रा है, जिससे हिमालय से निकलने वाली नदियां बारहमासी होती हैं। उनमें वर्ष भर पानी रहता है क्योंकि उन्हें वर्षा के अतिरिक्त ऊंचे पर्वतों से पिघलने वाले हिम द्वारा भी जल प्राप्त होता है। जो ग्लेशियर होते हैं वो लगातार पिघलते रहते हैं, जिनके माध्यम से वो जल एक नदी के रूप में मैदानी इलाकों में बहकर आता है, जिससे कि वे नदियां 12 महीने जल से परिपूर्ण रहती हैं। हिमालय की दो मुख्य नदियां सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र इस श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती हैं। इन नदियों ने पर्वतों को काटकर गार्जों का निर्माण किया है।
हिमालय की नदियां अपने उत्पत्ति से के स्थान से लेकर समुद्र तक लंबे रास्ते तय करती हैं। सर्वप्रथम यहाँ एक शब्द आया है कि जो नदियां हैं, हिमालयी नदियां, उन अपने रास्तों को काटकर गार्जों का निर्माण करते हैं। यहाँ हमें गार्ज को सर्वप्रथम समझ लेना होगा। ये देखिए, इस चित्र में गार्ज को दिखाया गया है कि गार्ज क्या है। जैसे जब नदियां किसी स्थान से निकलती हैं, यदि उनके मार्ग में कोई ऊंची स्थलाकृति आ जाती है तो वे नदियां उस स्थलाकृति को धीरे धीरे काट कर गहरा बनाती हैं और अपना मार्ग खुद बना लेती हैं। जैसे इस नदी को हम देख रहे हैं कि इसके दोनों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, जबकि इनको काट कर बीच में से नदी प्रवाहित हो रही। तो ये जो बीच की सकरी घाटी होती है जिसमें से नदी का प्रवाह होता है, इसी को हम गार्ज कहते हैं। तो यहाँ हमने समझा कि जो हिमालयी नदियां हैं वो पर्वतों को काटकर गार्जों का निर्माण करती हैं, तथा हिमालयी नदियां अपने उत्पत्ति के स्थान से अत्यधिक दूरी तय करती हैं, क्योंकि उनमें जल की पर्याप्त मात्रा होती है जिससे वे अत्यधिक दूरी तय करने में सक्षम होती हैं। अपवाह प्रतिरूप, यहाँ पर देखते हैं अपवाह प्रतिरूप से हमारा क्या तात्पर्य है। एक अपवाह प्रतिरूप में धाराएं एक निश्चित प्रतिरूप का निर्माण करती हैं जो कि उस क्षेत्र की भूमि की ढाल, जलवायु संबंधी आवश्यकताओं तथा अधःस्थल शैल संरचना पर आधारित है। अपवाह प्रतिरूप को हम सर्वप्रथम समझने का प्रयास करते हैं कि यह टर्म हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। अपवाह प्रतिरूप जो होता है, जो अपवाह होता है यानी कि नदियों का जो तंत्र होता है उसका पैटर्न क्या है, वह किस तरीके से प्रवाहित हो रही हैं। वह घुमावदार रूप में प्रवाहित हो रही हैं या सीधे प्रवाहित हो रही हैं, या कई नदियां आपस में काटती हुई एक दूसरे को प्रवाहित हो रही हैं, जिससे कई प्रकार की आकृतियां बनती हैं। उन्हीं आकृतियों के नाम पर ही विभिन्न विभिन्न प्रकार के अपवाह प्रतिरूपों का नाम रखा गया है। जैसे मान लीजिए यदि कोई नदी इधर से आ रही है, अब एक जल विभाजक इधर है और एक नदी इधर से आ रही है। इसी प्रकार यदि कोई नदी इधर से आ रही, इस प्रकार जाएगी और इस प्रकार जाएगी, तो एक जाल का निर्माण यहाँ पर हमें दिख रहा है। जब जाल का निर्माण दिख रहा है तो इसी को हम जाली नुमा अपवाह प्रतिरूप कह देते हैं। इसी प्रकार यदि कोई एक ऊंचा पर्वत यहाँ पर है और यहाँ से कोई नदी का स्रोत है, एक नदी इधर निकल रही है, एक नदी इधर निकल रही है, इसी प्रकार से कई दिशाओं में कई नदियों का प्रवाह हो रहा है, तो इस प्रकार का जो प्रतिरूप बनता है, इस प्रकार का जो पैटर्न बनता है, उसे हम रेडियल पैटर्न कहते हैं। रेडियल यानी कि इसको हिंदी में अरीय बोला जाता है, अरीय अपवाह तंत्र। तो विभिन्न आकृतियां जो होती हैं, जो नदियों द्वारा एक पैटर्न बनाया जाता है अपने प्रवाह के दौरान, उसी को हम अपवाह प्रतिरूप या ड्रेनेज पैटर्न बोलते हैं। तो अपवाह प्रतिरूप को हमने यहाँ समझ लिया कि अपवाह प्रतिरूप क्या होता है। अपवाह प्रतिरूप, और यह भूमि के यहाँ पे देखिए, यह भूमि के ढाल, जलवायु संबंधी अवस्थाओं, अधःस्थल शैल संरचना पर आधारित होता है। यानी कि जैसे भूमि का जैसा ढाल रहेगा, उसी प्रकार हमने बताया कि जो नदियों का प्रवाह होता है वह स्थलाकृतियों की प्रकृति यानी स्थलाकृतियों की जो संरचना होती है उसके द्वारा विनियमित किया जाता है, उसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है। इसी प्रकार ढाल, भूमि का जो ढाल होगा उसी के अनुसार अपवाह प्रतिरूपों का निर्माण होगा। इसी प्रकार यहाँ पर एक और शब्द आया है, अधःस्थल शैल संरचना। अधःस्थल शैल संरचना का तात्पर्य है जो बेडरॉक होता है, यानी कि जो भूमि का, जिस भूमि पर अपवाह प्रतिरूप यानी कि जिस भूमि पर नदियां बह रही हैं उस भूमि की शैल संरचना क्या है। वह चूना प्रकार की मिट्टी है या जलोढ़ प्रकार की मिट्टी है या तो चट्टानी मिट्टी है। इन सब का भी असर जो है वह अपवाह प्रतिरूपों के निर्माण पर पड़ता है। तो यह हमने समझा। यह यानी कि अपवाह प्रतिरूप द्रुमाकृति, जालीनुमा, आयताकार तथा अरीय अपवाह प्रतिरूप होता है। जैसा कि हमने बताया, द्रुमाकृति आकार, द्रुम
ध्रुमाकृति मतलब वृक्षाकार, यानी कि जिस प्रकार से एक वृक्ष होता है उसमें कई शाखाएं निकली रहती हैं, यदि उस प्रकार से नदियां अगर किसी स्थान पर हमें देखने को मिलती हैं तो उसी को हम ध्रुमा आकृति अपवाह प्रतिरूप बोलते हैं। आयताकार अपवाह प्रतिरूप, जैसे यदि कोई नदियां इधर से जा रही है, एक नदियां इधर से जा रही है और ये एक दूसरे को काटती हैं और एक आयत के आकार का कोई प्रतिरूप बनता है तो उसी को आयताकार प्रतिरूप कहा जाता है। अभी कुछ देर पहले हमने अरीय प्रतिरूप को भी समझाया कि यदि कोई एक ऊंचा टीला हो, यदि उससे कई दिशाओं में नदियां निकल रही हो तो उसे रेडियल या अरीय प्रतिरूप कहा जाता है। जाली नुमा प्रतिरूप को हमने समझा कि यह किस प्रकार से एक दूसरे को काटती हुई जाली नुमा जो अपवाह प्रतिरूप है उसको बनाने में सफल होती हैं। अब आइए देखते हैं, अब यहाँ पे जो नीचे पैराग्राफ है जो अभी हमने एक्सप्लेन किया कि किस प्रकार से अलग अलग अपवाह प्रतिरूपों का निर्माण होता है, उन्हीं को आगे एक्सप्लेन किया गया है जिसे हमने अभी समझ लिया अच्छे से। चलिए चलते हैं आगे। अन्य निक्षेपण स्थलाकृतियों का निर्माण करती हैं, यानी कि अभी पिछला पैराग्राफ, सॉरी इधर जो है, ये अपने मार्ग के ऊपरी भागों में तीव्र अपर्दन करती हैं, यानी कि जो अभी यहाँ पर हिमालयी नदियों की हम बात कर रहे हैं तो हिमालयी नदियाँ जब अपने उद्गम स्थान से निकलती हैं तो अपने मार्ग में ऊपरी स्थानों पर यह अत्यधिक अपर्दन करती हैं, यानी कि अत्यधिक कटाव करती हैं तथा अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट बालू का संवहन करती हैं, यानी कि उनका परिवहन करती हैं। मध्य एवं निचले भागों में ये नदियां विसर्प, गोखुर झील तथा अपने बाढ़ वाले मैदानों में बहुत सी अन्य निक्षेपण स्थलाकृतियों का निर्माण करती हैं। ये कुछ स्थलाकृतियों का नाम यहाँ पर दिया है जिससे संबंधित परीक्षाओं में प्रश्न पूछते रहते हैं, जैसे एक है विसर्प का निर्माण, गोखुर झील का निर्माण आदि स्थलाकृति अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ थोड़े से में समझ लेते हैं। जब नदियां मैदानी इलाकों में आ जाती हैं तो उनके प्रवाह में जो है वो गति कम हो जाती है, तो उनका जो मार्ग है वो अत्यधिक टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। इस प्रकार से जिस भी नदी का प्रवाह होता है उसी को हम विसर्पित नदी या विसर्प कहते हैं, इसे इंग्लिश में मियांडर बोला जाता है। तो इस प्रकार टेढ़ी मेढ़ी लहराती हुई जिस नदी का प्रवाह होता है उसी को विसर्प बोला जाता है। और जैसे इसी विसर्प से ही कुछ समय पश्चात गोखुर झील का निर्माण होता है। यह कैसे होता है, जैसे ये नदी कुछ पहले इस साइड से ऐसे बह रही थी, लेकिन कुछ कारणोंवश ये इधर से कुछ समय के लिए इधर से आ गई। कुछ समय बाद यह नदी इधर से आ गई और बीच में ये जो है पूरा क्षेत्र जल से भर जाता है, तो इसी को गोखुर झील बोला जाता है। यह देखने में गाय का जो पैर होता है उसका निचला हिस्सा उस समान दिखता है, इसलिए इसे गोखुर झील बोला जाता है। तथा यह जब आगे बढ़ती हैं तो अपने द्वारा लाई गई जो सिल्ट और बालू है उसका लगातार निक्षेपण करती हैं और तरह तरह की निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियों का निर्माण करती हैं। ये पूर्ण विकसित डेल्टाओं का भी निर्माण करती हैं। डेल्टा एक ऐसी स्थलाकृति है जब नदियां समुद्र झील में मिलने से पश्चात इसे बनाती हैं। जैसे ये इधर समुद्र हो गया, यहाँ पर आते आते नदियां कई शाखाओं में बढ़ जाती हैं तथा एक लंबे क्षेत्र में गाद का निर्माण करती हैं, जिससे इस प्रकार की एक आकृति का निर्माण होता है जिसे डेल्टा हम कहते हैं। तो इस प्रकार आकृति का निर्माण नदियां जब अपने जो एक विस्तृत जलाशय होता है जैसे नदी या महासागर उसमें जब मिलने के कगार पर होती हैं तभी इस स्थलाकृति का निर्माण करती हैं। अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियां मौसमी होती है। अभी हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हिमालयी नदियों के देखे, अब कुछ प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। यह नदियां मौसमी प्रकृति की होती हैं क्योंकि इनका उद्गम जो होता है वह अत्यधिक विशाल तथा हिमनदों के माध्यम से नहीं होता है। यह वर्षा के द्वारा जो जल की मात्रा प्राप्त होती है उसी जल को प्रवाहित करते हैं, जिससे यह मौसमी प्रकृति की होती है। वर्षा जब नहीं होती तो इनके जल स्तर में काफ़ी गिरावट आती है, कभी कभी कुछ नदियां सूख भी जाती हैं क्योंकि इनका प्रवाह वर्षा पर निर्भर करता है।
शुष्क मौसम में बड़ी नदियों का जल भी घटकर छोटी छोटी धाराओं में बहने लगता है। हिमालय की नदियों की तुलना में प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई कम तथा छिछली है, फिर भी इनमें से कुछ केंद्रीय उच्चभूमि से निकलती हैं तथा पश्चिम की तरफ बहती हैं। क्या आप इस प्रकार की दो बड़ी नदियों को पहचान सकते हैं, यानी कि जो नदियां पश्चिम की तरफ बहती हैं, क्या आप उन्हें पहचान सकते हैं? प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियां पश्चिमी घाट से निकलती हैं तथा बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती हैं। यह पैराग्राफ समझाने का प्रयास कर रहा है कि जो प्रायद्वीपीय नदियां होती हैं वह वर्षा पर निर्भर होती हैं तथा वह मौसमी प्रकृति की होती हैं। जिस समय वर्षा का मौसम अत्यधिक होता है उस समय इन नदियों का जो जल स्तर है वह काफी बढ़ जाता है। कई कई बार तो बाढ़ की स्थिति भी देखी जाती है। परंतु जब वर्षा का मौसम खत्म होता है, ठंड धीरे धीरे बढ़ती है, फरवरी मार्च के महीने आते आते इन नदियों में जो जल का स्तर है वह काफी नीचे चला जाता है तथा ये कई छोटी छोटी धाराओं में बहने लगती हैं। ये जो नदियां हैं प्रायद्वीपीय नदियां, ये भारत के अधिकतर जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं वह पश्चिमी घाट, यानी कि जो भारत का पश्चिमी घाट है सह्याद्री पर्वत जिसे हम जानते हैं, उससे निकलकर पूर्व दिशा की ओर यानी बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं। कुछ ऐसी भी नदियां हैं जो पश्चिम दिशा यानी अरब सागर की ओर भी बहती हैं, परंतु अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां पश्चिमी घाट से निकलकर पूर्व दिशा की ओर बंगाल की खाड़ी तक जाती हैं। अब आइए हिमालय की नदियों के एक एक नदी तंत्र को देखते हैं तथा उनकी विशेषताओं को समझने का प्रयास करते हैं। हिमालय की तीन प्रमुख नदियां हैं, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। ये तीन वहाँ की बड़ी नदियां हैं। ये नदियां लंबी हैं तथा अनेक महत्वपूर्ण एवं बड़ी सहायक नदियां आकर इनमें मिलती हैं। किसी नदी तथा उनकी सहायक नदियों को नदी तंत्र कहा जाता है, जिसे हमने पहले ही समझ लिया है। सर्वप्रथम यहाँ पर हम देखते हैं सिंधु नदी को। सिंधु नदी तंत्र को समझते हैं। सिंधु नदी तंत्र में हम सिंधु नदी को, उसके उद्गम स्थल को तथा उसकी प्रमुख सहायक नदियों को तथा उनके उद्गम स्थलों को देखने का प्रयास करेंगे। तो आइए सिंधु नदी तंत्र को देखते हैं। सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है। हिमालय का जो उत्तरी भाग है यानी हिमालय के उत्तर में तिब्बत का पठार स्थित है, वहीं पर तिब्बत के क्षेत्र में मानसरोवर झील है जहां से सिंधु नदी का उद्गम होता है। वहां से यह निकलकर पश्चिम की ओर बहती हुई यह नदी भारत में कश्मीर के लद्दाख में प्रवेश करती है। ये पुस्तक पुरानी है जिस कारण यहाँ कश्मीर के लद्दाख में लिखा है। आप लोगों को ज्ञात होगा कि कश्मीर और लद्दाख अब अलग अलग स्टेट हैं जो कि यूनियन टेरिटरी के रूप में इस वक्त हैं। तो यह सर्वप्रथम लद्दाख में प्रवेश करती है, लद्दाख जिले में। इस स्टेटमेंट को हम ध्यान रखेंगे कि मानसरोवर से सिंधु नदी निकलकर सर्वप्रथम लद्दाख जिले में प्रवेश करती है। इस भाग में एक बहुत ही सुंदर तथा दर्शनीय गार्ज को हमने समझा कि गार्ज होता क्या है। गार्ज का निर्माण करती है यानी कि लद्दाख क्षेत्र में। इस क्षेत्र में बहुत सी सहायक नदियां जैसे जास्कर, नुब्रा, श्योक, हुंजा इस नदी में मिलती हैं। ये सभी नदियां जो अभी हमने देखा, जास्कर, नुब्रा, श्योक, ये सभी स्ट्रैटेजिक यानी कि सामरिक महत्व की हैं। आए दिन इन नदियों के आसपास चीन से संबंधित खबरें आती रहती हैं जिन्हें हम लोग देखते हैं। इन नदियों को गूगल मैप से आप लोग सर्च कीजिएगा और उनको ट्रेस करिएगा तथा अपने जो दीवार पे अपने पास जो एटलस होगी उस जो पर जो मैप लगा होगा उस पे मार्क करने की कोशिश करिएगा तथा इनके बारे में कुछ एक दो लाइन की कुछ इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को भी जानने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि ये नदियाँ भारत के लिए अत्यधिक ही स्ट्रैटेजिक महत्व रखती हैं।
तो इनमें कई सहायक नदियां सिंधु नदी में आकर मिलती है, जैसे जास्कर, नुब्रा, श्योक तथा हुंजा। सिंधु जो नदी है बलूचिस्तान बलूचिस्तान तथा गिलगित से बहते हुए अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है। सिंधु सतलज, जो सिंधु नदी है वह सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब तथा झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान के मिठान कोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती है। ये जो 5 नदियां भी हमने देखा है काफी महत्वपूर्ण है, सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब तथा झेलम। ये पांचों नदियां सिंधु की सहायक नदियां हैं जो पंजाब से होकर जाती है, जिसके आधार पर ही पंजाब का नाम पंजाब रखा गया है। ये पाकिस्तान के मिठान कोट के पास सिंधु नदी से मिल जाती हैं। इसके बाद यह नदी दक्षिण की तरफ यानी कि मिठान कोट तक यह नदी पश्चिम दिशा की ओर बहती है। मिठान कोट से यह नदी दक्षिण की तरफ होती है और अंत में कराची से पूर्व की ओर अरब सागर में मिल जाती है। कराची के पास यह अरब सागर में मिलती है। सिंधु नदी के मैदान का डाल बहुत धीमा है। सिंधु द्रोणी का 1/3 से कुछ अधिक भाग भारत के जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब में तथा शेष भाग पाकिस्तान में है। 2900 किलोमीटर लंबी सिंधु नदी विश्व की सबसे लंबी नदियों में से एक है। हमने समझा कि जो भारत में सिंधु नदी का जो हिस्सा है, उसका जो प्रवाह क्षेत्र है वह 1/3 से कुछ अधिक है, जो कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश तथा पंजाब राज्यों में है। इसका आधे से अधिक हिस्सा पाकिस्तान में है। इसकी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। क्या आप जानते हैं सिंधु जल समझौता अनुच्छेद 1960 के अनुसार भारत इस नदी प्रक्रम के संपूर्ण जल का केवल 20% जल उपयोग कर सकता है। इस जल के उपयोग को हम पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी भागों में सिंचाई के लिए कर सकते हैं। ज्ञात है कि विश्व बैंक की मध्यस्थता में 1960 में भारत और पाकिस्तान के मध्य सिंधु जल समझौता हुआ, जिसके माध्यम से यह तय किया गया ये जो सिंधु नदी तंत्र है उसकी जो नदियां हैं चिनाब, ब्यास, सतलज, रावी, झेलम इत्यादि जो नदियां हैं, पूर्वी नदियों का जो जल है उसे पूर्ण रूप से पाकिस्तान को दिया गया तथा पश्चिमी नदियों के जल को भारत को दिया गया। पश्चिमी नदियों में सतलज, ब्यास, रावी आती हैं तथा चिनाब, झेलम और सिंधु पूर्वी नदियों में आती हैं। तो सिंधु नदी जल समझौते को हमने यहाँ पे बहुत ही छोटे रूप में समझा। इसको आप गूगल पे सर्च करिएगा, इससे संबंधित कई अच्छे आर्टिकल आपको देखने को मिलेंगे और उससे पढ़ के एक 2-3 पेज का नोट तैयार कीजिएगा। और वर्तमान में सिंधु नदी समझौता जो है वह किस प्रकार से अप्रासंगिक हो रहा है या किस प्रकार से प्रासंगिक हो रहा है, इस पर भी एक विश्लेषणात्मक नोट लिखने का प्रयास कीजिएगा। अब सिंधु नदी तंत्र को समझने के बाद हम आते हैं गंगा नदी तंत्र को, जो कि भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। गंगा की मुख्य धारा भागीरथी, गंगोत्री हिमानी से निकलती है तथा अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग से मिलती है। हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। हमने देखा कि जो गंगा की मुख्य धारा जो है उसे भागीरथी के नाम से जानते हैं। यह गंगोत्री नामक जो ग्लेशियर है उससे निकलती है। बाद में यह उत्तराखंड के एक देवप्रयाग नामक स्थान पर अलकनंदा नामक नदी से मिलती है। उसके बाद इसे गंगा के नाम से जाना जा लगता है। हरिद्वार के पास गंगा जो है वह पर्वतीय भाग को पूर्ण रूप से छोड़ देती है और मैदानी भागों में प्रवेश करती है। हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियां आकर गंगा में मिलती हैं। इससे कुछ प्रमुख नदियां हैं यमुना, यानी कि जो गंगा की प्रमुख सहायक नदियां हैं उनमें प्रमुख है यमुना, घाघरा, गंडक तथा कोसी। यमुना नदी हिमालय के
गंगोत्री नामक हिमनद से निकलती है। यह गंगा के दाहिने किनारे की समानांतर बहती है। यह दाहिने किनारे की ट्रिब्यूटरी है तथा इलाहाबाद वर्तमान के प्रयागराज में गंगा में मिल जाती है। घाघरा, गंडक तथा कोसी नेपाल हिमालय से निकलती है। इसके कारण प्रत्येक वर्ष उत्तरी मैदान के कुछ हिस्सों में बाढ़ आता है। इससे बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान होता है, लेकिन वे नदियां हैं जो मिट्टी को उपजाऊ प्रदान कर कृषि योग्य भूमि बना देती हैं। इस पैराग्राफ में हमने यह समझा कि हिमालय से निकलने वाली जो गंगा नदी है उससे कुछ नदियां, उसकी कुछ सहायक नदियां जो प्रमुख है, यमुना, घाघरा, गंडक तथा कोसी, यह निकलती हैं तथा गंगा से मिलती हैं। इन नदियों के माध्यम से उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में कभी कभी अत्यधिक बाढ़ की स्थिति देखी जाती है, जिससे काफ़ी जानमाल की हानि होती है। परंतु इन नदियों द्वारा अपने साथ लाए गए गाद इत्यादि के माध्यम से जो मृदा है उसे नवीन करती रहती हैं, जिससे उनका उपजाऊपन लगातार बढ़ता है। प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आने वाली मुख्य सहायक नदियां चंबल, बेतवा तथा सोन हैं। अभी हमने देखा कि हिमालय की कुछ नदियां हिमालयी क्षेत्रों से ही निकल कर आती हैं, जिनमें यमुना, घाघरा, गंडक तथा कोसी प्रमुख थी, जबकि कुछ गंगा की सहायक नदियां प्रायद्वीपीय क्षेत्र से भी निकल कर आती है, जिनमें चंबल, बेतवा तथा सोन प्रमुख हैं। ये अर्ध शुष्क क्षेत्रों से निकलते हैं, यानी चंबल, बेतवा तथा केन नदियां जो होती हैं वह अर्ध शुष्क क्षेत्रों से निकलती हैं। इनकी लंबाई कम तथा इनमें पानी की मात्रा भी कम होती है। हमने भी देखा कि प्रायद्वीपीय नदियां किस प्रकार से मौसमी होती हैं तथा उनमें जल का स्तर निम्न होता है। बाएं तथा दाहिने किनारे की सहायक नदियों के जल से परिपूर्ण होकर गंगा पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल के फरक्का तक बहती है। यह गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है। यह नदी दो भागों में बढ़ जाती है। भागीरथी हुगली, जो कि इसकी एक वितरिका है, दक्षिण की तरफ बहती है तथा डेल्टा के मैदान से होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। मुख्य धारा दक्षिण की ओर बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है तथा ब्रह्मपुत्र इससे आकर मिल जाती है। अंतिम चरण में गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन होने से पहले मेघना नाम से जानी जाती हैं। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र के जल वाली यह बृहद जो नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इन नदियों के द्वारा बनाए गए डेल्टा को सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। इस पैराग्राफ को हमने पढ़ा और अब इसको एक्सप्लेन करते हैं कि इसमें हमने क्या समझा। हमने यह समझा कि गंगा में कुछ दाएं तरफ से तथा कुछ बाएं तरफ से नदियां आकर मिलती हैं तथा एक विस्तृत गंगा नदी का निर्माण करती हैं। यह नदी हरिद्वार में मैदानी भागों में प्रवेश करके लगातार पूर्व दिशा की ओर बहती हुई पश्चिम बंगाल के फरक्का तक जाती है। पश्चिम बंगाल के फरक्का में जाकर यह दो भागों में विभाजित हो जाती है। इसकी का एक भाग हुगली के नाम से जाना जाता है, जो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, तथा जो इसकी मुख्य धारा होती है वह बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है और बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद यह ब्रह्मपुत्र की धारा से मिलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। जब यह ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है, उसके बीच की जो धारा है उसे मेघना के नाम से जाना जाता है। यह एक बहुत बड़े डेल्टा का निर्माण करती है, जिसे सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। सुंदरबन डेल्टा वहां के सुंदरी नामक पादप जो है उसके नाम पर इस डेल्टा का नाम सुंदरबन रखा गया है। सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा तथा तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा है। यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। यह सुंदरबन डेल्टा के बारे में कुछ हमने संक्षिप्त जानकारी देखी। चलते हैं आगे। गंगा की जो लंबाई है वह 2500 किलोमीटर है। कुछ कुछ स्रोतों में 2525 किलोमीटर दिया गया है। यहाँ भी देखिए लिखा है 2500 किलोमीटर से अधिक है।
क्या आप गंगा नदी के अपवाह तंत्र को पहचान सकते हैं? यानी कि अभी हम कुछ देर बाद आपको एक मैप दिखाएंगे तथा उनमें मैप के माध्यम से भी नदियों को लोकेट करने का प्रयास करेंगे, जिससे आपको और अत्यधिक आसानी होगी। अंबाला नगर सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक है। अंबाला से सुंदरवन तक के मैदान की लंबाई लगभग 1800 किलोमीटर है, परंतु इसके ढाल में गिरावट मुश्किल से 300 मीटर, यानी कि इससे ज्ञात होता है कि अत्यधिक प्लेन मैदान है। दूसरे शब्दों में प्रति 6 किलोमीटर की दूरी पर ढलान में गिरावट केवल 1 मीटर की है। इसलिए इन नदियों में अनेक बड़े बड़े विसर्प पाए जाते हैं। विसर्प को हमने समझा कि मैदानी क्षेत्रों में आने के बाद नदियां इस प्रकार से बहने लगती हैं। चलिए चलते हैं अपने अगले नदी तंत्र की ओर, जिसमें हमारा हिमालयी नदी तंत्र का अगला जो नदी तंत्र है वह है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। यह हिमालयी क्षेत्र से निकलने वाली प्रमुख 3 नदियों में से एक है, गंगा, सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र। तो आइए इस नदी तंत्र के बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत की मानसरोवर झील के पूर्व तथा सिंधु एवं सतलज के स्रोत के काफी नजदीक से निकलती है। जैसा कि हमने देखा था कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील के पश्चिमी जो उसका पश्चिमी हिस्सा है उससे होती है। इसी प्रकार उसी मानसरोवर झील के पूर्वी हिस्से से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है। इसकी लंबाई सिंधु से कुछ अधिक है, परंतु इसका अधिकांश जो मार्ग है वह भारत से बाहर स्थित है। यह हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है। नमचा बरवा शिखर के पास पहुंचकर यह अंग्रेजी के यू आकार अक्षर जैसा मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में गार्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील से निकलकर हिमालय के समानांतर पूर्व दिशा की ओर बहती है तथा जो भारत का पूर्वी बिंदु है नमचा बरवा जो पर्वत है वहीं से यह डायरेक्ट यू टर्न लेकर सीधे भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तथा यहाँ पर एक गार्ज बनाती है। गार्ज क्या होता है हमने पहले देख लिया है। यहाँ इसे दिहांग नाम से जाना जाता है तथा दिबांग, लोहित, केनुला एवं दूसरी सहायक नदियां इससे मिलकर असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती हैं। जब तक यह अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है वहां तक ब्रह्मपुत्र जो नदी है उसे दिहांग नाम से जाना जाता है। इसके बाद इसमें कुछ इसकी जो सहायक नदियां हैं जैसे दिबांग, लोहित, केनुला, सम्मनसिरी इत्यादि इसमें आकर मिलती हैं और यह सब मिलकर एक मुख्य धारा जिसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं उसका निर्माण करती है। ब्रह्मपुत्र को जो है वह तिब्बत में सांगपो तथा बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। तिब्बत एक शीत एवं शुष्क क्षेत्र है, अतः यहाँ इस नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बहुत कम होती है। भारत में यह उच्च वर्षा वाले क्षेत्र से होकर गुजरती है। यहाँ नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बढ़ जाती है। तिब्बत क्षेत्र अत्यधिक ऊंचाई पर स्थित है जिसके कारण यह शीत है, लगभग 4 से 5,000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ शुष्क भी है जिससे यहाँ नदियों का जो जल स्तर है वह काफ़ी निम्न होता है और जल स्तर निम्न होने के साथ साथ यहाँ पे जो नदियों में गाद की मात्रा होती है वह भी कम होती है। परंतु जैसे ही नदी यह भारतीय प्रदेशों में प्रवेश करती है इसमें गाद की मात्रा जो है वह बढ़ जाती है और इसका जल स्तर भी बढ़ जाता है। असम में ब्रह्मपुत्र अनेक धाराओं में बहकर एक गुम्फित नदी के रूप में बहती है। जैसे यदि कोई नदी बह रही है उसके द्वारा अगर कुछ मलबा इधर जमा कर दिया गया तो यह यहाँ पर अवरोध हो जाएगा और बगल से मार्ग निकालेगी। इसी प्रकार कई मार्ग निकल जाते हैं। इस प्रकार का जो नदी पैटर्न बनता है उसी को गुम्फित नदी बोला जाता है, यानी कि अवरोध से जो अनेक शाखाएं निकलती हैं उसी को गुम्फित नदी बोला जाता है। तो असम में यह गुम्फित नदी के रूप में बहती है।
तथा बहुत से नदी द्वीपों का निर्माण करती हैं। क्या आपको ब्रह्मपुत्र द्वारा बनाए गए विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप का नाम याद है? यह इस नदी द्वीप का नाम हमने अपने दूसरे अध्याय में देखा था। इसका नाम है मांजुली द्वीप। यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो नदी के द्वारा निर्मित किया जाता है। प्रत्येक वर्ष वर्षा ऋतु में यह नदी अपने किनारों के ऊपर बहने लगती है एवं बाढ़ के द्वारा असम तथा बांग्लादेश में बहुत अधिक क्षति पहुंचाती है। उत्तर भारत की अन्य नदियों के विपरीत ब्रह्मपुत्र नदी में सिल्ट निक्षेपण की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसके कारण नदी की सतह बढ़ जाती है और यह बार बार अपनी धारा के मार्ग में परिवर्तन करती है। वर्षा ऋतु के मौसम में जो असम का मैदानी इलाका है वह अत्यधिक गाद से भर जाता है, जिसके कारण वर्षा ऋतु में जल की मात्रा अधिक होने से नदी ओवरफ्लो करने लगती है और बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस कारण जो जो सिल्ट है उसकी मात्रा भी बढ़ती है, जिससे बार बार बाढ़ के मैदानों का निर्माण होता है और अपनी धारा जो है वह लगातार यह नदी परिवर्तित करती रहती है, जो अत्यधिक भयानक इसको बनाती है बाढ़ के मौसम में। हिमालयी नदी तंत्र को समझने के बाद अब हम भारत की प्रायद्वीपीय नदियों को समझते हैं और उनकी विशेषताओं के बारे में भी जानने का प्रयास करते हैं। तो आइए प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य जल विभाजक का निर्माण पश्चिमी घाट द्वारा होता है। जल विभाजक क्या होता है? हमने देखा कि यदि कोई ऊंची स्थलाकृति जो दो नदी द्रोणियों दो अपवाह द्रोणियों को अलग करती है उसे जल विभाजक वाटरशेड बोला जाता है। तो जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं उसके जल विभाजक के रूप में पश्चिमी घाट कार्य करता है, जो पश्चिम तट के निकट उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। प्रायद्वीपीय भाग की अधिकतर नदियां जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी पूर्व की ओर बहती हैं तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियां अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। पश्चिमी घाट में पश्चिम से बहने वाली अनेक छोटी धाराएं हैं। नर्मदा एवं तापी दो ही बड़ी नदियां हैं जो कि पश्चिम की तरफ बहती हैं और ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। प्रायद्वीपीय नदियों की अपवाह द्रोणियों का आकार अपेक्षाकृत छोटा होता है। यह पैराग्राफ यह बताने का प्रयास कर रहा है कि जो प्रायद्वीपीय भारत का अपवाह तंत्र है उसमें जो प्रमुख नदियां हैं जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इत्यादि पश्चिमी घाट से निकलकर पूर्व दिशा की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाती हैं और डेल्टा का निर्माण करती हैं। परंतु कुछ ऐसी नदियां हैं जो कि पूर्व दिशा की ओर न बहकर पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं, जो अपवादात्मक है। इसमें है नर्मदा, तापी दो ही इसमें प्रमुख। इसके अलावा भी कुछ अन्य नदियां हैं परंतु दो मुख्य नदियां हैं जो कि पश्चिम की तरफ बहती हैं और ज्वार नदमुख का निर्माण करते हैं। ज्वार नदमुख से तात्पर्य है इसे एस्च्यूरी बोलते हैं। यह डेल्टा नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो डेल्टा में जो गाद अत्यधिक क्षेत्र में जमा होती है इसमें नहीं हो पाती, क्योंकि जो ज्वार आता है उसके माध्यम से गाद को समुद्र में बहा लिया जाता है, जिससे एक संपूर्ण क्षेत्र में डेल्टा का निर्माण नहीं हो पाता। उसी स्थिति को ज्वार नदमुख बोला जाता है। तो ये जो नदियां हैं इनके पास पर्याप्त मात्रा में सिल्ट भी नहीं होता कि वो वहां पर जाकर जमा कर पाए। इस कारण से ये ज्वार नदमुख का इस निर्माण करती हैं। प्रायद्वीपीय नदियों में सर्वप्रथम हम नर्मदा जो नदी है उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। नर्मदा का उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी के निकट है। यह पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी में बहती है। समुद्र तक पहुंचने के क्रम में यह नदी बहुत से दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है। जबलपुर के निकट संगमरमर के शैलों में यह नदी गहरे गार्ज में बहती है। जहां यह नदी तीव्र ढाल से गिरती है वहां धुआंधार प्रपात का निर्माण करती है। नर्मदा नदी है इसका उद्गम स्थल जो है वह अमरकंटक की पहाड़ी जो मध्य प्रदेश में स्थित है। यह एक भ्रंश घाटी में बहती है। भ्रंश घाटी से हमारा तात्पर्य है जैसे कोई दो स्थल खंड है, जैसे कोई एक इतना बड़ा मान लीजिए स्थल खंड है,
इसका जो बीच का हिस्सा होगा, यदि यह हिस्सा धंस जाए तो बीच का ये जो भाग होगा वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, और ये इस बीच वाले भाग में एक नदी का जो प्रवाह होने लगेगा, वही जो है वो भ्रंश घाटी कही जाती है। और इसी में बहने वाला जल भ्रंश घाटी में बहता हुआ जो जल है वही भ्रंश घाटी में नदी का निर्माण करता है। तो यहाँ पे हमने समझा कि भ्रंश घाटी क्या होती है और उसमें किस प्रकार से नर्मदा नदी बह रही है। यह कई स्थलाकृतियों का निर्माण करती है तथा जबलपुर में यह एक धुआं धारण नामक प्रपात का निर्माण करती है, जो कि जिसकी ऊंचाई लगभग 15 मीटर के आसपास है। नर्मदा की सभी सहायक नदियां बहुत छोटी हैं। इसमें से अधिकतर समकोण पर मुख्य धारा से मिलती है। नर्मदा द्रोणी मध्य प्रदेश तथा गुजरात के कुछ भागों में विस्तृत है। यह नर्मदा नदी का जो अपवाह क्षेत्र है उसको हमने देख लिया कि यह मध्य प्रदेश तथा गुजरात के कुछ भागों में मिलती हैं। इसके बाद पश्चिम की ओर बहने वाली एक प्रमुख नदी जिसे तापी के नाम से जाना जाता है उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तापी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा श्रृंखला से होता है। यह भी दर्शनीय समानांतर एक भ्रंश घाटी में बहती है, लेकिन इसकी लंबाई बहुत कम है। इसकी द्रोणी मध्य प्रदेश, गुजरात तथा महाराष्ट्र में है। अरब सागर तथा पश्चिम घाट के बीच का तटीय मैदान बहुत अधिक संकीर्ण है, इसलिए तटीय नदियां जो हैं उनकी लंबाई बहुत कम है। पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियां साबरमती, माही, भरतपुजा, पेरियार। उन राज्यों के नाम बताइए जहां ये नदियां बहती हैं। इसमें यह बताया गया है कि जो पश्चिमी घाट है, जैसे ये भारत का जो ये पश्चिमी घाट है, इस तरीके से इधर से पश्चिमी घाट का जो पश्चिमी सिरा है वहां से जो निकलने वाली नदियां हैं वो अरब सागर में गिरती है, परंतु इसका जो मार्ग है वह अत्यधिक छोटा है, जिस कारण यहाँ छोटी छोटी नदियां बहती हैं, जिसमें साबरमती, माही, भरतपुजा, पेरियार इत्यादि हैं। आप इन नदियों को नोट कीजिएगा तथा इनको मैप पर ट्रेस करने का प्रयास कीजिएगा कि इनका लोकेशन क्या है। अब प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियां जो कि पूर्व की ओर तथा बड़ी हैं उनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। इनमें से सर्वप्रमुख है गोदावरी। यह सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट के ढालों से निकलती है। इसकी लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है। यह बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। प्रायद्वीपीय नदियों में इनका अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, यह महाराष्ट्र में 50%, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश में स्थित है। गोदावरी में अनेक सहायक नदियां मिलती हैं, जैसे पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजरा, वेनगंगा, पेनगंगा। इसमें से अंतिम तीनों सहायक नदियां बहुत बड़ी हैं। बड़े आकार और विस्तार के कारण इसे दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। जो गोदावरी नदी है यह महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 1500 किलोमीटर है। इसका अधिकांश जो प्रवाह क्षेत्र है वह महाराष्ट्र में ही है, लगभग 50%। इसके अतिरिक्त यह मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में प्रवाहित होती है। इसमें जो अनेक सहायक नदियां हैं उनमें से पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजरा इत्यादि हैं। इनमें से वेनगंगा, पेनगंगा ये अत्यधिक बड़ी विशाल नदियां हैं जो कि गोदावरी की सहायक नदियां हैं। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी प्रमुख जो सबसे नदी है वह महादेव नदी है। महानदी का उद्गम जो है वह छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से है तथा यह उड़ीसा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इस नदी की लंबाई 860 है। इसकी जो अपवाह द्रोणी है वह महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा उड़ीसा में है। अगली हमारी नदी है कृष्णा नदी। महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट, महाराष्ट्र के
पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर के निकट एक स्रोत से निकलकर कृष्णा लगभग 1400 किलोमीटर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी, भीमा इसकी सहायक नदियां हैं। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश में फैली है। इस समय इस पैराग्राफ में जो भी जानकारी दी गई है वह काफी फैक्चुअल जानकारी है, जिसे सिर्फ और सिर्फ याद ही किया जा सकता है। इसमें समझने वाली कोई बात नहीं है। इसे कई बार आप पढ़िए तथा उसको याद करने की कोशिश कीजिए कि इनका उद्गम स्थल क्या है, इनकी सहायक प्रमुख प्रमुख नदियां कौन सी है, इनका प्रवाह क्षेत्र क्या है। यही 2-3 बातें इनमें याद करने योग्य हैं, जिन्हें याद करिए, जो कि परीक्षाओं में आपके लिए सहायक सिद्ध हो सकती हैं। अगली प्रमुख नदी है कावेरी नदी। कावेरी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिर श्रृंखला से निकलती है तथा तमिलनाडु के कुडलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसकी लंबाई 760 किलोमीटर। इसकी प्रमुख सहायक नदियां अमरावती, भवानी, हेमावती, काबिनी। इसका जो द्रोणी है वह तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक में विस्तृत है। भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी बनाती है। इसे शिव समुद्रम के नाम से जाना जाता है। प्रपात द्वारा उत्पादित विद्युत मैसूर, बेंगलोर, कोलार स्वर्ण क्षेत्र को प्रदान की जाती है। जो भारत का दूसरा जो है सबसे बड़ा प्रपात वह शिव समुद्रम है, जो कि कावेरी नदी के द्वारा ही बनाया जाता है। इससे अत्यधिक मात्रा में बिजली का उत्पादन होता है। आप यह ज्ञात करने की कोशिश कीजिए कि भारत का सबसे बड़ा जो जलप्रपात है वह कौन सा है तथा यह किस नदी पर बहता है। आइए आगे चलते हैं। इन बड़ी नदियों के अतिरिक्त कुछ छोटी नदियां हैं जो पूर्व की तरफ बहती हैं। दामोदर, ब्राह्मणी, बैतरणी, सुवर्ण रेखा तथा कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। इनमें एटलस की स्थिति ज्ञात कीजिए। ये जो कुछ छोटी नदियां हैं इन्हें आप एटलस में ट्रेस करने की कोशिश कीजिएगा, जिसमें दामोदर, ब्राह्मणी, बैतरणी, सुवर्ण रेखा इत्यादि प्रमुख है। पृथ्वी के धरातल का लगभग 71% भाग जल से ढका है। 71% जो भाग है वह जल से ढका है, लेकिन इसका 97% जो भाग है वह लवणीय है, यानी कि खारा है। केवल 3% ही स्वच्छ जल के रूप में उपलब्ध है। इसका 3/4 हिस्सा हिमानी के रूप में है। जो संपूर्ण पृथ्वी है वह इसका 71% भाग जलीय तथा 29% भाग स्थलीय है। परंतु इतने विशाल जल क्षेत्र में सिर्फ और 3% जो जल है वह शुद्ध है, और उनमें से भी 3% का भी जो 3/4 हिस्सा है वह हिमानी के रूप में है, यानी कि पीने योग्य जल के रूप में उपलब्ध नहीं है। यह एक एडिशनल जानकारी थी जिसे हमने समझा। अब इस पैराग्राफ के बाद हमने यह समझ लिया कि भारत का जो अपवाह क्षेत्र है वह किस प्रकार है तथा उसकी प्रकृति क्या है। यह 2 भागों में बांटा जाता है। हिमालयी प्रवाह क्षेत्र को हमने देखा, जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं उनके द्वारा जो प्रवाह क्षेत्र का निर्माण किया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रायद्वीपीय प्रवाह क्षेत्र को देखा, उनकी प्रमुख नदियों के बारे में हमने जाना और समझा तथा उनकी जो कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं उन्हें भी जानने का प्रयास किया। अब इस अपने चैप्टर में कुछ हिस्से बचे हुए हैं जिनमें से भारत की हम प्रमुख झीलों के बारे में जान लेते हैं। तो आइए चलते हैं आगे। कश्मीर घाटी तथा प्रसिद्ध डल झील, नाव वाले घरों तथा शिकारा से तो आप परिचित ही होंगे, जो प्रत्येक वर्ष हजारों पर्यटकों को आकर्षित करते रहे हैं। इसी प्रकार आप अन्य झील वाले स्थानों पर भी गए होंगे तथा वहां नौकायान, तैराकी एवं अन्य जलीय खेलों का आनंद लिया होगा। कल्पना कीजिए कि अगर कश्मीर, नैनीताल एवं दूसरे पर्यटन स्थलों पर झीलें नहीं होती तब क्या वे उतना ही आकर्षित करते जितना कि आज करते हैं। क्या आपने कभी यह जानने की कोशिश की है कि इन
पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए किस स्थान पर झीलों का क्या महत्व है? पर्यटकों के आकर्षण के अतिरिक्त मानव के लिए अन्य कारणों से भी झीलों का महत्व है। पृथ्वी की सतह के गर्त वाले भागों में जहां जल जमा हो जाता है उसे झील कहा जाता है। इस पैराग्राफ का जो एक मतलब हमारे लिए निकल कर आ रहा है वह झीलों के महत्व के बारे में बताने की कोशिश की जा रही है। जो सतह होता है उसका जो गर्त यानी धंसा हुआ जो हिस्सा होता है उसमें यदि कुछ जल जब आकर एकत्रित हो जाता है तो वह झील का निर्माण लेता है। झीलें हमारे लिए पर्यटक स्थल तथा पारिस्थितिकीय तंत्र की जो साइकिल है उसके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। झीलों के कारण ही भारत में कई प्रसिद्ध जो पर्यटन स्थल है जाने जाते हैं, जैसे कश्मीर घाटी की प्रसिद्ध डल झील जो नौकायान के लिए जानी जाती है। इसके अतिरिक्त राजस्थान की भी कुछ प्रमुख झीलें हैं जो अत्यधिक ही पर्यटन को आकर्षित करती हैं। बड़े आकार वाली झील को समुद्र कहा जाता है, जैसे कैस्पियन सागर, मृत सागर तथा अरल सागर। ये जो तीनों नाम यहाँ पर आए हैं, कैस्पियन सागर, मृत सागर तथा अरल सागर, ये बेसिकली झीलें ही हैं, परंतु इनके विशाल आकार के कारण इन्हें सागर कहा जाता है। एटलस पर इन तीनों को आप खोजने का प्रयास कीजिएगा कि ये स्थित कहाँ पर है। भारत में भी बहुत सी झीलें हैं, ये एक दूसरे से आकार तथा अन्य लक्षणों में भिन्न हैं। अधिकतर झीलें अस्थायी होती हैं तथा कुछ में केवल वर्षा ऋतु में ही पानी होता है, जैसे अंतर्देशीय अफवाह झीलें, क्षेत्र की द्रोणी वाली झीलें। यहाँ कुछ ऐसी झीलें हैं जिनका निर्माण हिमानियों बर्फ एवं बर्फ की चादर की क्रिया के फलस्वरूप हुआ है, जबकि कुछ अन्य झीलों का निर्माण वायु, नदियों तथा मानवीय क्रियाओं के कारण हुआ है। इस पैराग्राफ में हमने यह समझा कि जो नदियों का सॉरी झीलों का जो निर्माण होता है वह कई कारकों से होता है। वह हिमानियों के द्वारा हो सकता है या वायु द्वारा हो सकता है। जब वायु द्वारा किसी स्थल पर स्थित जो वहां की धूल है उसे उड़ाकर एक गर्त का निर्माण कर दिया जाता है तो एक विस्तृत गहरे गड्ढे का निर्माण हो जाता है जिसमें जल भरने के कारण वह झील का रूप ले लेता है। इसी प्रकार यह नदियों द्वारा हो सकता है या मानवीय कारणों की वजह से झील का निर्माण हो सकता है। एक विसर्प नदी बाढ़ वाले क्षेत्रों में काटकर गोखुर झील का निर्माण करती है। विसर्प क्या होता है, गोखुर झील क्या होता है, इसके बारे में हमने आपको पहले ही अवगत करा दिया है। स्पिट तथा बार तटीय क्षेत्रों में लैगून का निर्माण करते हैं। लैगून भी एक प्रकार की झील होती है। स्पिट और बार को हम समझ लेते हैं कि स्पिट तथा बार क्या होता है। जैसे ये कोई तट हो गया, इधर से धाराएं आती हैं समुद्र की और अपने साथ कुछ जो मलबा होता है उसको लाती हैं और समुद्र से टकराती हैं। ये जो समुद्र तट है इससे ये समुद्री धाराएं टकराती हैं और अपने साथ जो लेकर आती हैं जो कंकड़ पत्थर और गाद इत्यादि उसे यहाँ तटीय क्षेत्रों में जमा करती हैं। इस प्रकार तो जब ये नदियाँ ये जो धाराएं हैं जब ये वापस लौटती हैं तो ये अपने साथ जो लागती हैं वो टकराकर कुछ दूरी पर तट के इस तरीके से जमा हो जाता है जिसे हम लोग अवरोधिका के नाम से जानते हैं। तथा कुछ कुछ जो है वो इस प्रकार से लंबवत हो जाता है। इस प्रकार से कुछ निर्माण हो जाता है उसे हम स्पिट के नाम से जानते हैं। तो अवरोधिका और स्पिट क्या होता है और यही आगे चलकर एक लैगून का निर्माण करते हैं। लैगून एक प्रकार की झील होती है, जैसे जो चिल्का झील है उड़ीसा में स्थित, पुलिकट झील, कोलेरू झील इत्यादि जो झीलें हैं ये लैगून प्रकार की है। अंतर्देशीय भागों वाली झीलें कभी कभी मौसमी होती हैं,
उदाहरण के लिए राजस्थान की सांभर झील, जो एक लवण झील यानी कि खारी झील है, इसके जल का उपयोग नमक के निर्माण के लिए किया जाता है। जो राजस्थान की सांभर झील है वह अत्यधिक खारी है, जिसका उपयोग जो है वह नमक निर्माण के लिए किया जाता है। मीठे पानी की अधिकांश झीलें हिमालयी क्षेत्रों में हैं। ये मुख्यतः हिमानी द्वारा बनी है। दूसरे शब्दों में ये तब बनी जब हिमानियों ने या कोई द्रोणी गहरी बनाई जो बाद में हिम पिघलने से भर गई, या किसी क्षेत्र में शिलाओं तथा मिट्टी से हिमानी मार्ग बंध गए। इसके विपरीत जम्मू तथा कश्मीर की उलर झील भूगर्भीय क्रियाओं से बनी है। यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी वाली प्राकृतिक झील है। डल झील, भीमताल, नैनीताल, लोकताल तथा बड़ा पानी कुछ अन्य महत्वपूर्ण मीठे पानी की झीलें हैं। यह एक फैक्चुअल जानकारी है जिसमें कुछ हिमालयी जो झीलें हैं मीठे पानी की, उनके बारे में बताया गया है। इसे आप याद करने की कोशिश कीजिएगा कि सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। जैसे सांभर सबसे बड़ी मीठे पानी की जो झील है वह, जैसे कूलर इत्यादि के नाम को याद करिएगा तथा उन्हें लोकेट करने की भी कोशिश कीजिएगा। ये लोकटक जो झील मणिपुर की है उसका चित्र है। इसके अतिरिक्त जल विद्युत उत्पादन के लिए नदियों पर बांध बनाने के लिए भी झील का निर्माण होता है। जैसे गुरु गोविंद सागर जो सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल जो परियोजना बनी है, उसमें जो जल रोककर एक विस्तृत जल को संग्रहित किया जाता है, वह वहाँ भी एक झील का निर्माण हो जाता है। जैसे भाखड़ा नांगल जो परियोजना है उस पर जो बनी झील है उसका नाम गुरु गोविंद सागर है। एटलस की सहायता से प्राकृतिक तथा मानव निर्मित नदियों की सूची तैयार कीजिए। झीलें मानव के लिए अत्यधिक लाभदायक होती हैं। एक झील नदी के बहाव को सुचारू बनाने में सहायक होती है। अत्यधिक वर्षा के समय यह बाढ़ को रोकती है तथा सूखे के मौसम में यह पानी के बहाव को संतुलित करने में सहायता करती है। झीलें, इनका प्रयोग जो होता है वह जल विद्युत उत्पन्न करने में भी किया जा सकता है। ये आसपास के क्षेत्रों की जलवायु को सामान्य करती हैं, जलीय पारितंत्र को संतुलित रखती हैं। झीलों की जो प्राकृतिक सुंदरता पर्यटन को बढ़ाती है तथा हमें मनोरंजन प्रदान करती है। यहाँ पर झीलों के महत्व को समझाया गया है कि जो झीलें हैं वह विद्युत निर्माण में भी हमारी सहायता कर सकती हैं। इसके अतिरिक्त जो है वो पर्यटन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए तथा हमारे मनोरंजन के लिए एक सुंदर दृश्य हमारे सामने प्रस्तुत करती हैं। तो भारतीय नदियों तथा भारतीय झीलों को हमने समझा और इसमें ज़्यादातर जानकारी जो है वह फैक्ट के रूप में ही है इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर की जो प्रमुख जो जानकारी है, जो फैक्ट है, उसे आप याद करने की कोशिश कीजिएगा। एक नोट्स बनाइएगा जिसमें इन जानकारियों को लिखिए तथा उन्हें बार बार रिवाइज करिए जिससे वे हमारी जो एग्जाम है उसमें सहायता कर सकें। नदियों का अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है इसको हम देख लेते हैं। संपूर्ण मानव इतिहास में नदियां अत्यधिक महत्व रखती थी। जो नदियों का जल मूल प्राकृतिक संसाधन है तथा अनेक मानवीय क्रियाकलापों के लिए अनिवार्य है। यही कारण है कि नदियों के तट में प्राचीन काल में अधिवासियों को अपनी ओर आकर्षित किया। एक गांव बड़े बड़े शहरों में परिवर्तित हो चुके हैं। ये राज्य के उन शहरों की सूची तैयार कीजिए जो नदी के किनारे स्थित हैं। यानी कि अत्यधिक जो बड़े बड़े शहर होते हैं उन्हें यदि देखें तो कुछ विशाल नदियों के किनारे ही होते थे। ये प्रारंभ में सभ्यताओं के रूप में विकसित हुए तथा कालांतर में बड़े होते गए और आज अत्यधिक बड़े शहरों का रूप ले लिया है। अपने राज्य में
प्रमुख नदियों के किनारे बसे हुए जो शहर हैं उनकी सूची तैयार कीजिए तथा उन्हें देखिए कि कौन कौन से शहर किस नदी के किनारे स्थित हैं। किंतु भारत जैसे देश के लिए जहाँ की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है, वहाँ सिंचाई, नौका चालन, जल विद्युत निर्माण में नदियों का बहुत महत्व है। इसके अतिरिक्त नदियों का जो आर्थिक महत्व है वह कृषि के लिए है तथा सिंचाई के लिए, नौ संचालन, जल विद्युत निर्माण आदि के लिए इनका जो है आर्थिक महत्व है। परंतु वर्तमान में देखा जा रहा है कि नदियां किस प्रकार से प्रदूषित हो रही हैं। इनके प्रदूषण को खत्म करने के लिए कई प्रकार की योजनाएं भी लाई जा रही हैं, परंतु जो फैक्ट्रियां हैं, जो कारखाने हैं, उनके द्वारा जो निकाले गए गर्म तथा जहरीले जो जल हैं उसे डायरेक्ट नदियों में छोड़ा जा रहा है। इसके अतिरिक्त बड़े बड़े शहरों के जो सीवर के जो स्रोत होते हैं वे नदियों में निकाले जा रहे हैं, जिससे नदियां प्रदूषित हो रही हैं और पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित हो रहा है। नदी की घरेलू, औद्योगिक तथा कृषि में बढ़ती मांग के कारण नदियों की जो गुणवत्ता है वह प्रभावित हो रही है। इसके परिणाम स्वरूप नदियों से अधिक जल की निकासी होती है, इसका आयतन घटता जाता है। दूसरी ओर उद्योगों का प्रदूषण, अपरिष्कृत कचरे नदी में मिलते रहते हैं। यह केवल जल की गुणवत्ता को ही नहीं बल्कि नदी के स्वतः स्वच्छीकरण की जो क्षमता है उसको प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए दिए गए समुचित जल प्रवाह में गंगा का जल लगभग 20 किलोमीटर क्षेत्र में फैले बड़े शहरों की गंदगी को तनु करके समाहित कर सकता है, लेकिन लगातार बढ़ते हुए औद्योगिकरण एवं शहरीकरण के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाता तथा अनेक नदियों में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। नदियों में बढ़ते प्रदूषण के कारण इनको स्वच्छ बनाने के लिए अनेक कार्य योजनाएं लागू की गई हैं। क्या आपने कभी किसी कार्य योजना के बारे में सुना है? नदी के प्रदूषित जल से हमारा स्वास्थ्य किस प्रकार प्रभावित होता है? बिना स्वच्छ जल का मानव जीवन, इस विषय पर विचार करें तथा अपनी कक्षा के बाद वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करें। नदियों के महत्व के बारे में इस पैराग्राफ में बताया गया है तथा यह भी सूचना देने का प्रयास किया गया है कि तमाम योजनाएं जो सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं वो किस प्रकार से विफल हो रही हैं तथा जो मानव के जीवन में नदियों का प्रभाव है वह किस प्रकार से है, मानव के स्वास्थ्य पर, मानव के आर्थिक क्रियाकलाप तथा इत्यादि पर। जो नदियां हैं वह भारतीय संस्कृति से अत्यधिक रूप में जुड़ी हुई हैं। राष्ट्रीय नदी संरक्षण जो योजना है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। गंगा कार्य योजना के क्रियाकलापों का पहला चरण जो है वह 1985 में गंगा कार्य योजना का जो पहला चरण है वह 1985 में आरंभ किया गया। 31 मार्च 2000 को इस पहले चरण को बंद किया गया। राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण की कार्यकारी समिति ने गंगा कार्य योजना के प्रथम चरण की प्रगति जो है उसकी समीक्षा की तथा गंगा कार्य योजना के प्रथम चरण से प्राप्त अनुभवों के आधार पर आवश्यक सुझाव दिए। जो ये सुझाव थे तथा जो राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण की कार्यकारी समिति ने गंगा कार्य योजना का एक जो विस्तृत विश्लेषण किया कि इस योजना ने लगभग 15 वर्षों में क्या क्या सफलताएं हासिल की हैं तथा इनमें क्या क्या कमियां रह गई हैं, इससे संबंधित जो है वो सुझाव दिया गया इस समिति के द्वारा। इस कार्य को देश की प्रमुख प्रदूषित नदियों में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत लागू किया गया। इस कार्य से जो प्राप्त अनुभव हुआ उसके माध्यम से जो राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना को है वह देश की लगभग सभी प्रदूषित नदियों के कायाकल्प में इसे लागू किया गया। गंगा कार्य योजना के दूसरे चरण को
गंगा कार्य योजना का जो पहला चरण है उसको हमने देखा। जो दूसरा चरण है राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है। विस्तृत राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना में अब 16 राज्यों की 27 नदियों के किनारे बसे 152 शहर शामिल हैं। जो ये दूसरा चरण चल रहा है गंगा कार्य योजना का, इसमें 16 राज्यों की 27 नदियों को शामिल किया गया है, जिनके किनारे 152 शहर जो बसे हुए हैं उनको शामिल किया गया है। इस कार्य योजना के तहत 57 जिलों में प्रदूषण को कम करने के लिए कार्य किया जा रहा है। प्रदूषण को कम करने वाली कृषि जो प्रदूषण है उसको कम करने के लिए जो योजनाएं हैं उनकी संख्या लगभग 215 है। अभी तक 69 योजनाएं इस कार्य योजना के तहत पूरी की जा चुकी हैं। इसके अंतर्गत लाखों हेक्टेयर प्रदूषित जल को रोककर इसकी दिशा में परिवर्तन करके इनका जो है वो परिष्करण करके इस गंगा कार्य योजना के अंतर्गत जो लक्ष्य को रखा गया था उसे प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है। तो गंगा नदी संरक्षण योजना को हमने समझा और देखा कि यह किस प्रकार से प्रथम तथा दूसरे चरण के रूप में कार्य किया और 16 राज्यों की 27 नदियों को इसमें सम्मिलित करके लगभग 69 योजनाएं इसमें संचालित की जा चुकी हैं और 215 जो योजनाओं का जो एस्टीमेट बनाया गया है वे अभी संचालित किया जाना उन्हें बाकी रह गया है। इनमें लाखों लीटर जो प्रदूषित जल इन नदियों में आने वाला था इस योजना के माध्यम से उसे रोक दिया गया है सफलतापूर्वक, जो कि इस कार्य योजना का जो मुख्य लक्ष्य था उसके लिए अत्यधिक बड़ी उपलब्धि शामिल हो सकती है। तो इस प्रकार भारत के अपवाह तंत्र नामक इस चैप्टर को हमने विस्तृत तरीके से देखा तथा समझा। इस चैप्टर में ज़्यादातर जानकारी जो है वह फैक्चुअल है, जो कि याद करने योग्य है, क्योंकि इनमें नदियों का उद्गम स्थल, नदियों के नाम, नदियों की सहायक नदियों इत्यादि के नाम को याद करना होता है। इस चैप्टर से संबंधित कुछ अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं जिसे आप करिए तथा इनके उत्तर को कमेंट बॉक्स में कमेंट करने की भी कोशिश कीजिए। ये कुछ अभ्यास प्रश्न है जिसे आप कर सकते हैं तथा उनके उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। यदि इस चैप्टर से संबंधित कुछ समस्या रहती है तो आप कमेंट में उसे पूछ भी सकते हैं, जिसका 1-to-1 सॉल्यूशन देने का प्रयास किया जाएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक तथा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।